Okay, welcome. Very good morning to everybody. All are safe. Your family members, your relative, your parents and friends all are safe. And you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, 2 दिन पहले ये गुजरात बोर्ड का रिजल्ट था. जो भी बोर्ड में सीबीए गुजरात बोर्ड में है, तो आई होप कि उसका रिजल्ट अच्छा होगा. बट फ्रेंड्स, अगर आपका रिजल्ट अच्छा है तो बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, और अगर बुरा है तो उसमें आपको मतलब वहां पे आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. Because the 10th standard result is just a very simple one step towards your career. वो 10th स्टैंडर्ड का रिजल्ट बहुत ज्यादा आपके कैरियर के में उसका इंपॉर्टेंस है, बट उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. दैट इज जस्ट अ सिंगल स्टेप. वो एक स्टेप मात्र है. आपको जो आपका कैरियर का अचीवमेंट करना है आपके फ्यूचर में, तो उसके बारे में अगर सोचते हैं तो वो दैट इज जस्ट सिंगल स्टेप. तो रिजल्ट अच्छा है तो वेल एंड गुड, अगर बुरा है तो भी उसमें कोई आपको मतलब सोचने की जरूरत नहीं कि ऐसा क्यों हुआ. सो दोनों हिसाब से आपको इक्वल रहना है. बट अभी क्या है, अभी जो करना है वो आपके हाथ में है. फ्रेंड्स, मेरे करियर में मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं कि जिसका 10th का रिजल्ट बहुत ही अच्छा होता है, बट 12th का रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से बहुत कम आता है. और ऐसे भी एग्जाम्पल्स है कि जो इसमें 10th के एग्जाम्स के रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, बट 12th का बहुत ही अच्छा होता है. देखो फ्रेंड्स, एक बार समझ लो कि ये जो 10th का रिजल्ट है वो बहुत मायने नहीं रखता है, बट ये 11th-12th स्टैंडर्ड का जो रिजल्ट है, दैट इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ. दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू चेंज योर लाइफ. सो ये दैट 2 years 11th एंड 12th स्टैंडर्ड इज द वेरी क्रूशियल फॉर यू. सो अब आपका जो लाइफ का ट्रैक रहेगा वो आपके 12th के रिजल्ट, हाँ 10th का रिजल्ट जो है उससे कोई ट्रैक चेंज नहीं होता है, उससे कुछ नहीं होता है, फर्क नहीं पड़ता है. अच्छा, अगर अच्छा है तो वेल एंड गुड, वो थोड़ा इंपॉर्टेंस भी है उसका, बट मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि उसका उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. आपका जो स्ट्रीम है, आप कौन से इंजीनियरिंग में जाओगे, कौन से कॉलेज में जाओगे, वो सब यहाँ से डिसाइड होगा, 11th-12th से डिसाइड होगा. 10th से वो डिसाइड नहीं होता है. 10th से खाली क्या डिसाइड होता है, कौन से स्कूल में आप एडमिशन लोगे, उससे ज्यादा उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. तो अब जो चीज है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. मेरी खुद की बात करूं तो मेरे 10th स्टैंडर्ड में मेरे 89% थे, और 12th में मेरे 92% थे. आई वॉज नाइन्थ रैंकर इन द भावनगर डिस्ट्रिक्ट. मेरा जो भावनगर सेंटर में 9th रैंक था, और पूरे गुजरात में मेरा 105, मेरा जो मेरिट रैंक था वो 105 था. मैं 12th स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ. तो 12th में मेरा पूरा गुजरात में 105th रैंक था, एंड भावनगर डिस्ट्रिक्ट में मेरा 9th रैंक था. तो मेरे साथ एक राकेश पटेल नाम का एक बंदा था, तो उसके 10th स्टैंडर्ड में 64% थे, 64 ओनली. बट ही वॉज द सेकेंड रैंकर इन द भावनगर डिस्ट्रिक्ट. ही गॉट द 93%. तो सोचो आप, वो 64% वाला बंदा 93% तक पहुंच गया 12th स्टैंडर्ड में. नाउ ही इज एक्चुअली इन वो सूरत में अभी है, उसका क्लिनिक है, डॉक्टर बन गया है वो अभी तो सूरत में उसका क्लिनिक भी चल रहा है. तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है कि 10th में अगर कम मार्क्स है तो उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बट अभी जो करना है वो आपके हाथ में है. तो ऐसे एग्जाम्पल है जिसमें 10th से कम मार्क्स आए हैं तो भी 12th में बहुत सारा मार्क्स वो मेहनत करके सिस्टमेटिकली काम करके ले सकता है. और ऐसे भी बहुत ज्यादा एग्जाम्पल है, उससे भी ज्यादा एग्जाम्पल ऐसे है कि 10th में ज्यादा मार्क्स आए और 12th में बहुत कम आए, ऐसे भी एग्जाम्पल है. सो नाउ इट इज टोटली अप टू यू. अब आप कैसे आपके माइंड को आप सेट करते हो उसके ऊपर डिपेंडेंट है. देखो, मैंने फर्स्ट एंड द वेरी फर्स्ट लेक्चर आई हैड शेयर समथिंग विद यू. तो आज मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि आपको क्या करना है. 11th-12th के स्टैंडर्ड के अंदर अगर आपको रिजल्ट लाना है तो आपको कौन से किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है वो मैं आपको एक बार फिर से बोल देता हूं. देखो, 4 रूल्स यू नीड टू फॉलो. आपको 4 चीज करना ही करना है कोई भी सब्जेक्ट में, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायोलॉजी कोई भी हो. नंबर 1, डोंट एवर मिस द लेक्चर.
कोई भी कुछ भी करके लेक्चर मिस मत करो, बिकॉज ये 11-12 के जो कंसेप्ट होते हैं, वो जो सारे टॉपिक होते हैं, वो ऐसे होते हैं कि वो आप खुद ट्राई करोगे तो बहुत ही टाइम चला जाएगा आपका। मतलब आप एक बार एक काम करना, अगर आपको ट्राई करना है तो फिजिक्स का कोई भी एक चैप्टर खोल के आप कोई एक टॉपिक को समझने का ट्राई करना खुद, तो यू विल रियलाइज दैट इट इज ज्यादा डिफिकल्ट। मतलब यहाँ पे कोचिंग की आवश्यकता होती है। तो अगर आप लेक्चर मिस करोगे तो वैसे फिजिक्स में क्या होता है, पूरा सीक्वेंस में होता है। देखो ये सेकंड चैप्टर तो अलग है, बट आपको पता होगा कि थर्ड चैप्टर जो है वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, फिर जो फोर्थ चैप्टर है वो मोशन इन अ प्लेन है। पहले मोशन इन स्ट्रेट लाइन, फिर मोशन इन अ प्लेन, एंड उसके बाद फिफ्थ चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन है। तो मैं ऐसा बता रहा हूँ कि ये जो तीनों चैप्टर, उसके बाद जो थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ चैप्टर है वो पूरा एक सीक्वेंस में है। अगर आपने कोई एक चैप्टर का एक भी लेक्चर मिस कर दिया, फिजिक्स के अंदर कोई एक चैप्टर का अगर एक भी लेक्चर मिस कर दिया, तो उसका इफेक्ट वो खाली एक चैप्टर के लिए नहीं रहेगा, वो पूरा चैप्टर के लिए उसका इफेक्ट रहेगा। और नॉट ओनली दैट चैप्टर, उसके कॉन्सिक्वेंस में दूसरे भी चैप्टर होते हैं, तो उसका इफेक्ट सारे सब जगह पे उसका फंडामेंटल, मतलब आपको वो यू विल बी लैकिंग फॉर द फंडामेंटल ऑफ ऑल दैट चैप्टर्स। तो फिजिक्स में ये चीज मेन है कि आपको एक भी लेक्चर किसी भी हिसाब से आपको मिस नहीं करना है, बिकॉज यहाँ पे जो टॉपिक होते हैं वो आप खुद ट्राई करो और सीख जाओ, ऐसा बहुत कम होता है। आप ट्राई करना हो तो कर देना, कोई एक चैप्टर का एक टॉपिक लेके आप देख लेना, तो आपको रियलाइज हो जाएगा। तो नंबर 1, डोंट मिस एनी ऑफ द लेक्चर। नंबर 2, डू द होमवर्क विद इन अ 24 आवर विद द इंटेंशन ऑफ द प्रिपरेशन। यहाँ पे जो मैं यहाँ पे होमवर्क दे रहा हूँ, उसका देने का आशय ऐसा है कि आप यहाँ पे जो भी टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं उसको आप अच्छे से लर्न करो, उसके कंसेप्ट्स को आप कवर करो, और आपको एग्जाम में अगर वो टॉपिक पूछता है तो आप उसको लिख सको, ऐसी सिचुएशन में आओ। देखो एक और चीज, समझ लेना अलग बात है, और समझने के बाद उसको रिप्रेजेंट करना वो दूसरी बात है। आपका जो बोर्ड का एग्जाम आएगा, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या ये गुजरात बोर्ड हो, तो उसके अंदर आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लिखने होंगे। आप एक बार सिंपल सी एक चीज है कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, न्यूज़पेपर अगर पढ़ते हो तो वो आर्टिकल आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या कहना चाहते हैं। बट अगर कोई आपको ऐसा पूछे कि चलो ये आर्टिकल आप लिख दो, ये आर्टिकल पूरा लिख लो, तो क्या आप लिख पाओगे? एक बार रीड करने से और समझने के बाद क्या वो पूरा लिख पाओगे? हार्डली यू विल एबल टू राइट डाउन ओनली 20 to 30% ऑफ दैट। तो उसके लिए क्या आवश्यकता है कि आपको प्रैक्टिस का मतलब सिंपल जो होमवर्क होता है वो। तो अगर आपने एक आध बार या 2 बार वो टॉपिक अगर लिखा है कहीं पे, तो उसके द्वारा आपको 2 चीज बेनिफिट होगा। एक तो उसके कंसेप्ट ज्यादा स्ट्रांग होंगे, और दूसरी बात आप ऐसे सिचुएशन में आ जाओगे कि एग्जाम में आपको उसके अंदर कुछ लिख सकते हो। अभी मैंने एक पेपर लिया था, तो कुछ बच्चों ने मैंने बोला था, स्पेसिफिकली मैंने लेक्चर में बोला था कि आपको मेथड के साथ आपको वहां पे पेपर भेजना है। तो कुछ बच्चों ने ओनली आंसर्स भेजे, मैंने स्पेसिफिकली बोला था। तो भी कुछ बच्चों ने ऐसा किया कि उसके मेथड गलत लिखा और आंसर सही, कहीं से आंसर सही आ गया, मेथड को पता ही नहीं मेथड कैसे हुआ। और एक आध बच्चे का मुझे फोन भी आया था कि सर मुझे मेथड में समझ में, ये मेथड मुझे नहीं पा रहा है। तो भाई वो नहीं पाएगा, क्यों नहीं पाएगा? क्योंकि आपने साथ में, मेरे साथ में वो काम नहीं किया है, इसलिए नहीं पाएगा। तो आपको क्या करना है, आप कैसे, व्हेन यू आर एबल टू राइट समथिंग इन द एग्जाम्स, तो उसके लिए आपको डे टू डे वर्क करना होता है। वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप वो करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। तो यस सर। हाँ, टॉपिक को समझ लेना और एग्जाम में लिखना वो दोनों अलग चीज है। तो वो लिख कब पाओगे आप? तो जो टॉपिक जब जिस जगह पे, जो डे पे मैंने चलाया, जो कोई भी टॉपिक मैंने जब चलाया, तो उसी विद इन 24 आवर उसको, उसका होमवर्क प्रॉपर तरीके से आपको करना है। तो वो यू विल बी एबल टू, यू विल बी प्रोफिशिएंट टू राइट डाउन इन एग्जाम्स। तो मेरा कहने का आशय ऐसा है कि नंबर 1 आपको एक चीज फॉलो ये करना है कि आपको कोई भी लेक्चर मिस नहीं करना है। नंबर 2, आपको जो भी यहाँ पे काम है, होमवर्क है, वो आपको विद इन 24 आवर्स आपको वो करना है। होमवर्क मेरे लिए नहीं है, होमवर्क आपके लिए है। वो बात आपको माइंड में रखना है। मुझे दिखाने के लिए, मुझे दिखने से क्या बेनिफिट होगा? होमवर्क मैं देख लूंगा तो उसके कोई बेनिफिट नहीं, वो आपके प्रिपरेशन के लिए है। सो होमवर्क शुड बी डन नॉट एज अ वर्क, इट शुड बी डन इन द विद द इंटेंशन ऑफ द प्रिपरेशन। वो इंटेंशन, वो प्रिपरेशन के इंटेंशन से आपको करना है। एंड नंबर 3,
आपको यू हैव टू गिव द ईच एंड एवरी एग्जाम विच इज कंडक्टेड इन एनी ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। तो आपको जितने भी एग्जाम्स यहाँ पे हम लेते हैं उसको प्रॉपर तरीके से एग्जाम्स के इंटेंशन से देना है, कॉपी करके नहीं। क्वेश्चन को एक बार देखने के बाद उसके आंसर देखने के बाद लिखो, ऐसा नहीं, आपको एग्जाम के हिसाब से ही लिखना है। देखो एग्जाम हम मार्क्स लाने के लिए नहीं लेते हैं, एग्जाम इज द योर एनालिसिस। आप जो भी सीखे हो, जो भी आपको पता है, उसका एनालिसिस के लिए एग्जाम होता है। अगर कम मार्क्स आते हैं तो उसका मतलब कि आपको थोड़ा ज्यादा जहां पे आपकी गलती हुई है उसको सुधारने की आपको वहां से आवश्यकता है। बट कुछ बच्चे क्या करते हैं कि भाई एग्जाम का पेपर पहले देख लेते हैं, पहले क्वेश्चंस, उसके आंसर फिर देख लेते हैं, उसके बाद पेपर लिखना स्टार्ट करते हैं। अभी ऑनलाइन में ऐसा हो सकता है बिकॉज हमारा ऑब्जर्वेशन नहीं रहता यहाँ पे। तो वो सब चीज फाइनली किसको नुकसान करेगी? मुझे थोड़ी नुकसान करेगी, वो आपको ही नुकसान करेगी। एग्जाम क्या है कि वो आप जो सीखे हो उसका एनालिसिस, आपको तो पता चलेगा कि भाई मेरा यहाँ पे लेकिंग है, मेरे यहाँ पे मेरे मुझे ये पॉइंट में मुझे यहाँ पे तकलीफ हो रही है, तो उसके लिए हम एग्जाम लेते हैं। तो वो जहाँ पे आपको प्रॉब्लम रहता है तो उसको आपको पता चलेगा कि भाई यहाँ पे प्रॉब्लम है, मुझे यहाँ पे काम करने की जरूरत है। तो आप क्या करोगे कि आप रिवीजन करोगे, आप पुराने लेक्चर्स का वीडियो लेक्चर्स वापस से देखोगे, कहाँ पे आप अटक रहे हो वो वापस से देख लो एक बार और उसको क्लियर आउट करो, तो नेक्स्ट एग्जाम में ऑटोमेटिकली आपका इंप्रूवमेंट आ जाएगा। तो ये इसके लिए हम एग्जाम लेते हैं। आपको करना है, नंबर 1 यू हैव टू अटेंड ईच एंड एवरी लेक्चर। नंबर 2 आपको होमवर्क इंटेंशन प्रिपरेशन के इंटेंशन से करना है विद इन 24 आवर्स। वो 24 आवर्स में क्यों करना चाहिए उसके बारे में मैंने फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको सब बताया था। एंड नंबर 3 आपको हर एक एग्जाम आपको देना ही देना है। एंड नंबर 4 यू हैव टू फॉलो यू हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो द फॉलोइंग 3 रूल्स। तो ये 4 चीज अगर आप करते हो तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। ये मेरे बोर्ड के एग्जाम में 92 परसेंटेज थे और मेरा पूरा गुजरात में पूरे भावनगर स्टेट में 9th रैंक था, पूरे गुजरात में मेरा 105 रैंक था। और तो आफ्टर माय कंप्लीशन ऑफ 12th स्टैंडर्ड मैंने निर्मा में से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग किया विद थ्रू आउट विद डिस्टिंक्शन। बट मुझे पहले से ही, जब मैंने 12th मेरा खत्म हुआ था उसके बाद मेरा पहले से ही मुझे टीचिंग में मतलब पढ़ाने का बहुत ही शौक था। तो मेरा जो शौक था उसी को मैंने, मेरा जो पैशन था उसी को मैंने मेरा प्रोफेशन बनाया। तो ऐसा ही करना चाहिए वैसे। बट वो आपको रियलाइज होगा, वो आपके अभी आपका मैच्योरिटी लेवल से, वो अभी आपका पैशन क्या है और आपको क्या करना है वो अभी आपको पता नहीं चलेगा। बट ग्रेजुअली व्हेन योर एज मतलब आप उस एज पे आ जाओगे एक टाइम, तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे क्या करना है जीवन में, वो आपको समझ में आ जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि आपको पता चल जाएगा कि मुझे क्या करना है। बट अभी आपको क्या करना है, अभी मैं बोलूँ वो आपको करना है। अभी आपको जो मैं बोलूँ वो करना है, वो आपको ये 3-4 चीज आपको फॉलो करना है। तो ये सब चीज थी। तो फ्रेंड्स ये खाली फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए नहीं है, ये पूरे मतलब सभी सब्जेक्ट के लिए, एंड नॉट ओनली फॉर द साइंस। अगर आप ये सिस्टम को डेवलप करोगे, ये वर्क डे टू डे वर्क का, तो वो आपके जीवन के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। जैसे मैंने 10th स्टैंडर्ड के बाद 11th से ये मैंने एक मेंटल अप्रोच डेवलप किया है कि भाई ऐसे रोज रोज काम करना है और जो काम करने से उसके बाद ही सोना है। तो वो चीज आज तक मेरे जहन में है, वो चीज आज तक मैं वही उसको अप्लाई करता हूँ। तो मतलब ये एक आपका एक रूटीन हो जाएगा, आपका एक मेंटालिटी ऐसा सेट हो जाएगा, तो वो आपको जीवन में भी काम आएगा। देखो कभी कभी कैसा, कभी कभी भी बोलते हैं कि भाई साइंस का स्टूडेंट एंड कॉमर्स का स्टूडेंट को आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। वो चाहे आप देखो तो वो चाहे वो बंदा चाहे 35 साल का हो जाने के बाद भी आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो कि ये साइंस का बंदा है, ये कॉमर्स का बंदा है। आप उसको देख सकते हो, क्योंकि यू विल आइडेंटिफाई। क्यों? बिकॉज साइंस में आपको खाली ये साइंस सब्जेक्ट नहीं पढ़ना होता है, आपको आपके मतलब आपकी माइंड को एक डेवलपमेंट का भी यहाँ पे चांस मिलता है। मेहनत कैसे होती है, हार्डवर्क कैसे करना है, वो भी यहाँ पे सीखना होता है। वो आपके पूरे जीवन में काम आएगा। तो आपको सिस्टमेटिक काम करना है। अगर उस अपार्ट फ्रॉम दैट, अपार्ट जो अभी जो मैंने आपको दिखाया, अभी जो मैंने आपको समझाया, अपार्ट फ्रॉम दैट जेडबल या नीट का प्रिपरेशन करते हो, जेडबल या नीट आपका टारगेट है, तो हम जब यहाँ पे जेडबल के लेक्चर स्टार्ट हो गए, एक चैप्टर नंबर 2 खत्म होने के बाद वो लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे जेडबल नीट के, और मतलब ये 3 लेक्चर तो अभी चल रहे हैं, एक 4th लेक्चर उसमें ऐड हो जाएगा। तो तब मैं आपको लॉट्स ऑफ एमसीक्यू आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू विद द लेवल ऑफ जेडबल एंड नीट। आपको क्या करना है, जब जेडबल स्टार्ट होता है तो उसके बाद आपको वीक में 6 घंटे फिजिक्स के लिए, 6 घंटे मैथ्स के लिए और बायोलॉजी के लिए, एंड 6 घंटे आपको केमिस्ट्री के लिए अलग से निकालना है। तो आपको आपका एक टाइम टेबल बनाना है। जैसे मेरे लेक्चर्स जो होते हैं वो ट्यूसडे,
थर्सडे एंड सैटरडे होता है। मेरा लेक्चर का टाइम होता है 1 आवर एंड 15 मिनट्स। तो उसमें जो भी मैं करवाऊंगा तो आपका जो होमवर्क होगा वो हार्डली इट विल टेक 2 आवर्स मैक्सिमम। तो आपको एक सिस्टम बनाना है, एक टाइम टेबल बनाना है कि आपके लेक्चर्स कहाँ पे है, फिजिक्स केमिस्ट्री में, और आपको वो दिन पे कितना टाइम मिलता है, आपको 24 आवर में क्या करना है, और अब कितना टाइम आपके पास स्पेयर है। तो अगर आप जेडब्ल्यू नीट का प्रिपरेशन करते हो तो आपको 6 घंटे सभी सब्जेक्ट के लिए अलग से सेपरेटली आपको ना वो असाइन करना पड़ेगा, और उसके अंदर आपको पर्टिकुलरली ओनली एंड ओनली यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस करस्पॉन्डिंग टू जेडब्ल्यू एंड नीट लेवल। आपको वही करना है। हाँ, वो कौन से क्वेश्चन सॉल्व करना है वो मैं आपको फिजिक्स में बता दूंगा, मैं आपको क्या करना है उसका अलग से मैं नोट्स दूंगा। बहुत सारे एमसीक्यू हो गए, बहुत सारे डिफिकल्ट लेवल के एमसीक्यू भी हो गए, उसका डिफिकल्ट लेवल के जो एमसीक्यू उसके सॉल्यूशन हम लेक्चर में, डाउट्स एज अ डाउट्स, वो लेक्चर में हम वही करने वाले हैं। मतलब जेडब्ल्यू का पूरा चीज अलग ही है, जेडब्ल्यू नीट का वो बोर्ड के साथ उसका कोई लिंक नहीं है, उसका लेवल कुछ अलग ही है, तो वो उस लेक्चर में ही हम डिस्कस करेंगे। बट ये आपको करना है। तो ये पूरा रोड मैप है आपका 11th एंड 12th स्टैंडर्ड के लिए कि अगर आपको मार्क्स लाना है, आपको कुछ कैरियर बनाना है, तो यहाँ से आपके जो भी स्कोर 12th में आएंगे वहां से आपका कैरियर स्टार्ट होगा। कौन से ब्रांच में और कौन से इंजीनियरिंग में आपका एडमिशन होगा वो इसके द्वारा 12th के रिजल्ट के द्वारा आपका वहां पे वो ट्रैक आपका डिसाइड होगा। देखो आप देखो तो अभी मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि भाई मैंने दिनमा में से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग किया, तो उसका रेपुटेशन कुछ अलग ही है। आप फॉरेन में जाते हो तो भी उसका मतलब ये अच्छे कॉलेज एंड अच्छे ब्रांच का रेपुटेशन अलग, मतलब पूरे जीवन में वो आपको काम आएगा। बट कोई बंदा ऐसे बोलेगा कहीं पे आप बड़ा होने के बाद मेरे 10th में इतने परसेंट थे, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। मतलब 10th का रिजल्ट जो है वो जस्ट अ सिंगल स्टेप, उसके द्वारा आपको बहुत, अगर रिजल्ट अच्छा है तो बहुत खुश होने की भी जरूरत नहीं है। अगर रिजल्ट एक्सपेक्टेड नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ज्यादा मेहनत करो, रिजल्ट को इंप्रूव करो। वो जस्ट एक सिंगल स्टेप है, उसको ज्यादा इंपोर्टेंस देने की जरूरत नहीं है आपके जीवन में। बट अभी जो टाइम है दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। अब इस टाइम पे आपको क्या करना है वो आपको सोचना है। हम यहाँ पे जो है वो आपको गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके सिवा हम आपको सिखा सकते हैं और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आपका कैरियर आपके हाथ में है, आपको क्या करना है वो आपको खुद डिसाइड करना है। हम जो है यहाँ पे एजुकेटर्स वो आपको जस्ट गाइडलाइन दे सकते हैं, आपको समझा सकते हैं कि ऐसा ऐसा करना होता है। करना या ना करना वो आपके ऊपर है। तो अब ये आपको सब ध्यान में रखना है। नाउ विदाउट टेकिंग मच टाइम आई एम गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक अवर रेगुलर कोचिंग। बट बिफोर दैट आई वांट टू वन मोर थिंग आई वांट टू शेयर। मेरा एक एप्लीकेशन रेडी हो गया है, तो प्रोबेबली फ्रॉम द नेक्स्ट वीक इट इज गोइंग टू बी इन द एग्जिस्टेंस। वो एग्जिस्टेंस तो है ही अभी अभी आपने कहीं किस लोगों ने ये प्ले स्टोर में देखा भी होगा। बट अब जो मेरे वीडियो लेक्चर्स अभी तक मैं यूट्यूब में सेंड कर रहा था, तो वो अभी जो लेक्चर होगा वो आउट, मतलब नेक्स्ट वीक की बात है। तो नेक्स्ट वीक से वो लेक्चर मेरे एप्लीकेशन के अंदर ही मैं मतलब उसमें ही उसका एप्लीकेशन में ही आप देख पाओगे। ऐसा सिचुएशन है, आपका होमवर्क, आपका एग्जाम्स का पेपर, मेरे तरफ से आपको पेपर, वो सारे एप्लीकेशन से अंदर मिलेंगे। बट उसका मतलब अभी उसका फॉर्मेशन हो रहा है, वो नेक्स्ट वीक से वो पूरा चीज सिस्टमेटिकली एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। तो अब जिन लोगों ने मुझे फीस पे किया है, जिन लोगों का फीस मुझे आया होगा, उसी को मैं यूजर आईडी एंड पासवर्ड दूंगा, तो सो दैट दे कैन एक्सेस दी एप्लीकेशन। एंड उन लोगों को ही मैं मेरे लेक्चर में यहाँ पे ये जूम एप्लीकेशन के लेक्चर में अलाउ करूंगा। तो अभी अगर फीस बाकी है पे करना तो फीस पे कर दीजिएगा। दूसरी बात, मैं आज ये फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड्स आई एम अलाउइंग यू टू यूज द मोबाइल। बट आज ये साल से पहले के साल में मैं पेरेंट्स को और बच्चों को ऐसे बोलता था कि आपको मोबाइल का यूज स्ट्रिक्टली नहीं करना है, बिकॉज मोबाइल में क्या होता है कि एक बार आप मोबाइल चालू करते हो तो उसमें बहुत सारा चीज होता है, तो आपका टाइम वैसे ही मतलब बिना मतलब का बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। बट ये लॉकडाउन की वजह से हम आपको मोबाइल में पढ़ा रहे हैं, वो हमारी मजबूरी है। बट अगर आपको रिजल्ट लाना होता है तो आपका टाइम कोई भी हिसाब से, टाइम एज वेल एज योर थॉट्स ना बिगड़े, वो जरूरी है। और मोबाइल ऐसी चीज है कि जो आपके टाइम भी बिगाड़ेगा, आपकी आंख भी बिगाड़ेगा और आपके थॉट्स भी बिगाड़ेगा। तो up till now I was telling to parents and students that
कि मोबाइल का यूज कम करो या ना करो, बट अभी तो हमारी मजबूरी है कि हमको ऐसा पढ़ाना पड़ता है। तो अब आपको क्या सोचना है कि यू हैव टू क्लियर योर माइंड दैट ये मोबाइल का यूज आपको जस्ट एजुकेशन पर्पस के लिए ही करना है। अगर उसके द्वारा कोई और हिसाब से टाइम बिगड़ता है तो उसको मत बिगाड़ो। वो इट इज प्लेइंग अ वेरी क्रूशियल पार्ट इन योर लाइफ, इन योर वट एवर यू वॉन्ट टू बी। तो ये मोबाइल के द्वारा आपका टाइम बिगड़ जाएगा, ऐसा होगा, वो नहीं होने देना है आपको। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मोबाइल का यूज आपको खाली एजुकेशन पर्पस के लिए ही उसको सीमित रखना है, उससे ज्यादा उसका यूज नहीं होना चाहिए। तो अब सर हाँ बोलो। सर आपकी जो एप्लीकेशन है वो iOS के लिए और एंड्रॉइड के लिए दोनों के लिए है कि सिर्फ एंड्रॉइड? नहीं, वो खाली एंड्रॉइड में है, एप्पल स्टोर में नहीं है वो। ओके iOS में भी नहीं है, मतलब ये आप उसको लैपटॉप में, विंडोज में भी नहीं, वो ओनली एंड्रॉइड वर्जन है उसका। ओके सर। सो नाउ गेटिंग बैक टू दैट पॉइंट। तो फ्रेंड्स, हमने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मेजरमेंट। तो वी आर डिस्कसिंग द मेजरमेंट ऑफ द लेंथ, मास एंड टाइम। बट हमने लेंथ का मेजरमेंट का बात स्टार्ट किया था। तो उसमें हमने देखा था कि भाई अगर स्केल है तो स्केल का जो लीस्ट काउंट है वो 10⁻³ मीटर है। अगर 1 ईयर कैलिपर्स है तो उसका लीस्ट काउंट 10⁻⁴ मीटर है। अगर स्फेरोमीटर या स्क्रू गोज है तो उसका लीस्ट काउंट 10⁻⁵ मीटर है। तो ये जो कोई इंस्ट्रूमेंट से अगर मेजरमेंट करते हैं तो उसको डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। बट आफ्टर दैट वी हैड स्टार्टेड टू डिस्कस मेजरमेंट ऑफ द वेरी लार्ज डिस्टेंस, लाइक अ डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द प्लैनेट। अर्थ से प्लैनेट के डिस्टेंस के मेजरमेंट के लिए उसका मेथड हमने स्टार्ट किया था। तो एक पैरेलैक्स मेथड हमने डिस्कस किया था। तो पैरेलैक्स क्या है, पहले मैंने वो समझाया कि भाई कोई एक ऑब्जेक्ट को अलग अलग आंख से देखते हो तो उसका लोकेशन थोड़ा चेंज हो जाता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अ पैरेलैक्स। और उसके बाद हमने पैरेलैक्स मेथड डिस्कस किया। तो कोई मुझे बताएगा आप में से कि पैरेलैक्स मेथड ने हमने क्या किया था? सर हाँ बोलो। उसमें एक हम मतलब अर्थ के दो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स हमने लिए थे। एक पॉइंट से टेलीस्कोप का ऑब्जर्वेशन किया था, मतलब एक प्लैनेट पर। और टेलीस्कोप के द्वारा प्लैनेट का ऑब्जर्वेशन किया था, सही बात है। हाँ, फिर दो जगह से ऑब्जर्वेशन करके हमको एक एंगल मिलता है। हाँ परफेक्ट। तो दैट एंगल इज नोन एज अ पैरेलैक्स एंगल। एंड पैरेलैक्स एंगल। हाँ, और वो एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, फिर इक्वेशन यूज किया। तो उसके द्वारा हमको एक इक्वेशन मिल गया। तो वो इक्वेशन जो था उसके द्वारा, देखो ये रहा, ये बताऊं मैं आपको। तो पैरेलैक्स मेथड में हमने ये लास्ट में ये डिस्कस, ये रहा पैरेलैक्स मेथड। तो उसमें हमने क्या किया था कि ये अर्थ के दो डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट से हमने कोई प्लैनेट का ऑब्जर्वेशन किया था, पैरेलैक्स एंगल फाइंड किया था, और उसके बाद हमने ये इक्वेशन फॉर्म किया कि कैपिटल D इज इक्वल्स टू B बाई थीटा। तो B क्या था? तो B वाज द डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो डायमीटर ऑफ द अर्थ तो हमको पहले से ही पता है, डायमीटर ऑफ अर्थ तो हमको पहले से ही पता है। एंड थीटा हमको मिल जाएगा ये मेथड के द्वारा। तो अगर B मिल गया, थीटा मिल गया, तो मतलब कैपिटल D हमको मिल जाएगा। तो कैपिटल D इज इक्वल्स टू B बाई थीटा। So, where capital D is the distance from the Earth to the planet. By this equation, we are able to find the distance between the Earth to the planet. From the Earth, Earth पे बैठे बैठे ही हम planet का distance ऐसे find कर सकते हैं। अब इसी on the same consequence एक और question है कि discuss the method of measurement of dimension of the planet. Dimension का मतलब size। तो प्लैनेट का साइज मुझे मेजर करना है, कोई स्टार या प्लैनेट का साइज मुझे मेजर करना है। तो अभी जो टॉपिक चल रहा है दैट इज अ मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ अ प्लैनेट। ओके, तो क्या आपके मोबाइल के स्क्रीन पे अभी व्हाइट बोर्ड आ गया है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
Suppose this is the Earth and this is the any planet. तो planet Earth के ऊपर कोई point consider करो. अब ये जो है वो प्लानेट है, तो मैं क्या करूंगा कि अर्थ के कोई पॉइंट, अज्यूमिंग इट मे बी अ इसरो, इट मे बी अ नासा, तो ये अर्थ के कोई प्लेस है, वहां से टेलीस्कोप के द्वारा मैं जो प्लानेट है एक्सक्यूज मी, तो प्लानेट के डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट को मैं ऑब्जर्व करूंगा. लेट दिस बी द ए एंड दिस बी द बी एंड दिस बी द ओ. तो टेलीस्कोप के द्वारा सेम लोकेशन से मैं प्लानेट का दो डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट्स को मैं ऑब्जर्व करूंगा. सो दिस इज द लाइन ऑफ ऑब्जर्वेटरी. तो आपको ये दो लाइन ऑफ ऑब्जर्वेटरी से टेलीस्कोप के अंदर, मॉडर्न टेलीस्कोप के अंदर ऐसा सिचुएशन होता है, ऐसा टेक्नोलॉजी होता है कि आपको ये एंगल मिल जाएगा. सो ये जो अल्फा है दैट कैन बी फाउंड बाय दिस एक्सपेरिमेंट. अल्फा इज नोन एज अ angular diameter. Why it is known as angular diameter? उसको angular diameter बोलता है. पूछो क्यों? क्यों सर? क्योंकि ये जो एंगल है वो किसने सब्सटेंड किया है? तो जो प्लैनेट है उसका जो डायमीटर है ना, उसने यहाँ पे एंगल सब्सटेंड किया है. अल्फा देखो, तो ये जो अल्फा है that is angle subtended by the diameter of the planet on the earth, and hence it is known as a angular diameter. अर्थ से प्लैनेट का जो डिस्टेंस है उसको कैपिटल डी अज्यूम करते हैं, प्लैनेट का जो डायमीटर है उसको स्मॉल डी अज्यूम करते हैं. तो नाउ आई कैन से फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एंगल, मुझे ये बताओ कि अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखना चाहिए मुझे? स्मॉल डी बाय बी, अरे स्मॉल डी बाय कैपिटल डी. तो Into radius. इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. तो अगर आप कंपास को ये ओ पॉइंट पे रखते हो और अगर सर्कल बनाने का ट्राई करते हो तो आर्क हो जाएगा आपका स्मॉल डी एंड रेडियस हो जाएगा कैपिटल डी. इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes sir. यस सर. Okay. सर हाँ बोलो. सर ये कंपास वाला एक बार वापस बताएंगे आप? अच्छा देखो, मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ तो आपको पता चल जाएगा. Is it clear now? Is that clear now? यस सर. Is it okay? यस सर. Yes sir. Okay. सर तो अब आपने अज्यूम कर लो कि पैरेलैक्स मेथड मैंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है. आई ऑलरेडी अप्लाइड द पैरेलैक्स मेथड. तो अगर पैरेलैक्स मेथड मैंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है तो d जो है दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द प्लैनेट इज ऑलरेडी known to us by which method? By parallax method. अब स्मॉल डी को सब्जेक्ट को इक्वेशन बना दो तो स्मॉल डी इज इक्वल टू क्या होगा? बता दो भैया.